देश में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है साथियों, और इन 5 राज्यों के चुनाव को देश का 2024 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टी इन 5 राज्यों में से अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी, उसी पार्टी की सरकार आने वाले 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम लेकर घोषित करेगी, यानी कि वो विजयी हो जाएगी। और साथियों, कांग्रेस और बीजेपी के बाद देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बसपा बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी है, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। इस बार उन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में, मिजोरम को छोड़कर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बड़ी ही दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और आपने देखा लगातार राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस के नाराज नेता भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर लगातार एक लहर के साथ बसपा में शामिल हुए। कम से कम साथियों सैकड़ों नेता ऐसे रहे जो भाजपा और कांग्रेस के दबंग नेता रह चुके हैं, और उन लोगों ने भाजपा और कांग्रेस की पॉलिसी से नाराजगी जाहिर करके बसपा का दामन थामा है और बसपा को मजबूत किया है। साथियों, इस बार मध्य प्रदेश में बसपा मुख्य रूप से 60 सीटों पर इतना फोकस करके चुनाव लड़ रही है कि वो 60 सीटों पर पूरा प्रभाव है बीएसपी का मध्य प्रदेश के अंदर। वैसे अगर बात करें चुनाव की, तो लगभग साथियों बीएसपी मध्य प्रदेश में 180 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये कहे कि 100 के 100% पर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और राजस्थान में भी कम से कम 200 की 200 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। साथियों, बीएसपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में कूद के, तेलंगाना के चुनाव में कूद के, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कूद के एक मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। जी हाँ साथियों, जिससे भाजपा और कांग्रेस की सांसें थम थम के चल रही है। राहुल गांधी जी एक तरफ ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, दलित कार्ड खेल रहे हैं कि 2024 के लिए दलितों के वोट को, ओबीसी समाज के वोट का दुर्विकरण करके 2024 में सत्ता हथियाई जा सके। राहुल गांधी जी के मन में एक भ्रम फैल रहा है कि इस बार बीजेपी को हम अकेले ही मात देने वाले हैं 2024 में, क्योंकि जो इंडिया वाला गठबंधन 2024 के लिए बना था उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ गई है। ये बात आप भली भांति जानते हैं कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच रिश्ते सही नहीं रहे हैं, और अखिलेश यादव ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि आप कांग्रेस को वोट मत देना। कांग्रेस भी बीजेपी की तरह डुप्लीकेट वाली पार्टी है, ये आपका वोट लेकर आपके अधिकारों का विरोध करती है। लेकिन साथियों, अब मैं बात करूंगा तेलंगाना के अंदर जहां पर बसपा ने अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा अपने प्रदेश अध्यक्ष आरएस परवीन को बनाया हुआ है। साथियों, तेलंगाना के अंदर बसपा के एकमात्र नेता आरएस परवीन ने इतना जनसैलाब खड़ा कर दिया, प्रदेश के कोने कोने से अपना वोटर तैयार कर दिया, क्योंकि जब से आरएस परवीन जी ने तेलंगाना में कमान संभाली है, तब से ही आरएस परवीन जी लगातार सड़कों पर हैं और उन्होंने गांव-गांव जाकर, शहर जाकर पद यात्राएं की, प्रदेश में बहुजन मूवमेंट को खड़ा कर दिया। और आरएस परवीन के आंदोलन से साथियों वहां की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस के मुख्यमंत्री केसीआर की कुर्सी पूरी तरह डगमगा गई है। उनको साथियों डर लगने लगा है कि शायद 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता जाने वाली है। एक तरफ साथियों कांग्रेस भी लगातार बीआरएस को कमजोर करने पे लगी हुई है, और एक तरफ बसपा ने भी कांटे की टक्कर खड़ी कर दी है। वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। देखने में तो ये लग रहा है कि शायद इस बार कांग्रेस समर्थन करेगी बसपा को तेलंगाना के अंदर, तब जाकर सरकार वहां पर बसपा की बनने वाली है। और साथियों, अभी हाल ही में कल रात की बात है, आरएस परवीन जी के ऊपर व उनके बेटे के ऊपर बीआरएस की तरफ से मुकदमा कर दिया गया है। एक जो प्रदर्शन, एक आंदोलन आरएस परवीन जी ने किया था तेलंगाना के अंदर बीआरएस के खिलाफ, उस प्रदर्शन के ऊपर साथियों बीआरएस की सरकार के किसी पदाधिकारी ने आरएस परवीन पर मुकदमा किया है कि ये लोग हमारी हत्या करना चाहते थे। उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दायर कर दिया गया है, और उनके बेटे आरएस परवीन जी के बेटे पर लूटपाट का मुकदमा दायर कर दिया गया है। साथियों, ये खौफ है बसपा का तेलंगाना के अंदर वहां के बीआरएस सरकार पर, मुख्यमंत्री केसीआर पर, कि आरएस परवीन जी को पुलिस के में
आर एस परवीन जी को पुलिस केस में उलझाकर पार्टी को कमजोर किया जा सके। लेकिन आर एस परवीन जी साफ साफ ऐलान कर चुके हैं कि हम डरने वाले नहीं है, हम बहुजन समाज के सिपाही है, हम अम्बेडकरवादी सिपाही है, बाबा साहब के सिपाही हैं। हम इस जंग को आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जब तक प्रदेश में सरकार नहीं बनती तब तक लड़ेंगे। और इस बार ही साथियों ऐसा जन सैलाब तेलंगाना के अंदर खड़ा कर दिया है आर एस परवीन जी ने कि केसीआर की सत्ता हिल गई है। और एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस बार तेलंगाना की बाजी हम मारेंगे, लेकिन साथियों कांग्रेस ये बात भूल रही है कि बसपा भी बराबर में पूरे दम के साथ खड़ी है। लेकिन साथियों आपको 4 के 4, 5 के 5 राज्यों में गोदी मीडिया कोई खबर नहीं दिखाएगा बहुजन समाज की, पिछड़े समाज की, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर सपा भी चुनाव लड़ रही है, नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन गोदी मीडिया क्या दिखाएगा आपको? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, सिर्फ आपके सामने दो ही पक्ष रखता है गोदी मीडिया, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। यानी कि गोदी मीडिया बहुजन समाज को कहीं भी जगह नहीं देता है। हाँ, जगह वो देता है जब बहन कुमारी मायावती जी की बेइज्जती करनी हो, जब अखिलेश यादव की बेइज्जती करनी हो, जब नीतीश कुमार की बेइज्जती करनी हो, जब लालू यादव की बेइज्जती करनी हो, तब वो जगह देता है बहुजन समाज के लीडरों को। क्योंकि इस गोदी मीडिया ने आपके ही सामने, बहुजनों के ही सामने, पिछड़ों के ही सामने इन्हीं के नेताओं को चोर साबित कर दिया है। यहाँ के मीडिया ने ऐसा सिस्टम हमारे देश में बन चुका है। लेकिन आज वर्तमान में देश में एक अपना नया मीडिया तैयार हो चुका है, देश के बहुजन समाज के लोगों का, सोशल मीडिया। साथ सोशल मीडिया ही अपना मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इसको सपोर्ट करिए और इसको साथियों सहायता करिए ताकि ये मीडिया आगे भी आपके साथ खड़ा रहे और आपकी खबरों को आप तक पहुंचाता रहे। और साथियों एक तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बहन कुमारी मायावती जी ने जीजीपी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया हुआ है। और छत्तीसगढ़ में भी अपने आप को भूपेश बघेल जी ओबीसी मुख्यमंत्री क्लेम करते हैं। वो ओबीसी है भी, लेकिन चलते किसके इशारे पर है ये आप जानते हैं, चलते राहुल गांधी जी के इशारे पर है। यानी कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, जो भी काम करना होता है कांग्रेस से पूछकर करना होता है। और साथियों एक तरफ मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने ऐलान कर दिया है कि मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों को हराना है। इनके अलावा कोई सी भी पार्टी जीत जाए, बसपा जीत जाए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी जीत जाए, समाजवादी जीत जाए, कोई सी पार्टी जीत जाए, उनको वोट करना है और बीजेपी और कांग्रेस को पूरी तरह हराना है। क्योंकि अगर बिहार की तर्ज पर भी देखा जाए ओबीसी की आबादी 63% है। अगर और राज्यों में चला जाए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, तो वहां पर भी साथियों 60% के लगभग ओबीसी की आबादी होगी। और ओबीसी को मध्य प्रदेश में क्या मिला है? मात्र 14% आरक्षण साथियों मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को। और उस 14% में भी जो लागू है मात्र 4% ही आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है। यानी कि जो ओबीसी का पूरा हक है वो कौन लोग खा रहे हैं ये आप भली भांति जानते हैं। जो लोग देश के बड़े बड़े पदों पर, जिस समाज के लोग देश के तमाम बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने देश को पूरी तरह चाट लिया है, पूरी तरह लूट लिया है। देश के बहुजनों के हक को पूरी तरह वो खा गए हैं। तो इसी चीज से ओबीसी समाज के लोग जागरूक होकर अपना ओबीसी सभा बनाया और ओबीसी सभा के कोर कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह लोधी जी ने आज फिर लाइव आकर सब कुछ समझा दिया है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें ओबीसी महासभा के नेता महेंद्र सिंह लोधी जी साफ साफ कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को हराना है, बाकी आप किसी को भी जिताइए, बसपा को जिताइए, हनुमान बेनीवाल को जिताइए, चंद्रशेखर आजाद को जिताइए, सपा को जिताइए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को आपको हराना है। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से आपको बीजेपी कांग्रेस इन दो पार्टियों में उलझा कर रखा गया है। देश में कभी भी तीसरी पार्टी को उभरने नहीं दिया है। जब भी तीसरी पार्टी कोई उभरती है देश के अंदर बहुजनों की, उसको षड्यंत्र के माध्यम से उनके नेताओं को चोर साबित करके झूठे आरोप लगा के जेल में डाल दिया जाता है और उनको नीचे कर दिया जाता है। लेकिन साथियों इस बार देश में ओबीसी महासभा हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, लेकिन वर्तमान में साथियों देश के अंदर अपना एक मीडिया, सोशल मीडिया तैयार हो गया है, जिसके माध्यम से कोने कोने में बहुजन समाज के लोगों की आवाज पहुंच रही है और बहुजन समाज के युवा पढ़ने लिखने लगे हैं, जागरूक हो रहे हैं और अपने अपने अकाउंट बनाकर
सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं अपने समाज के हित में। और साथियों, एक बहुत बुरी खबर है राजस्थान से। राजस्थान के अंदर एक 7 साल की बच्ची का एक मंदिर के पुजारी ने साथियों बलात्कार करके उसके साथियों उसको लहूलुहान करके छोड़ दिया, और अभी तक साथियों उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथियों, आप क्या कहना चाहते हैं इन मुद्दों पर? अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या बहुजन समाज को अपना एक नया गठबंधन बनाना चाहिए 2024 के लिए? जरूर बताइएगा।